मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम राष्ट्र शक्ति के तत्व, राष्ट्र चरित्र और नेतृत्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पूर्व में गैर मानवीय स्थायी तत्व के रूप में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया था, और मानवीय अस्थायी सामाजिक तत्व के रूप में हमने जनसंख्या, तकनीकी, विचारधारा, मनोबल इत्यादि का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रीय चरित्र और नेतृत्व का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय चरित्र के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र का एक अमूर्त, सूक्ष्म, अस्थायी सामाजिक एवं मानवीय तत्व है। कॉलरिज के अनुसार इतिहास इसका साक्ष्य है कि प्रत्येक देश के निवासियों में कुछ सामान्य गुण होते हैं, सामान्य गुण या अवगुण अवश्य पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र के नाम से जानते हैं। मार्गन्ताओं के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति युद्ध तथा शांति में राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, चुनते हैं, जाते हैं, जनमत का पर निर्णयात्मक प्रभाव डालते हैं, उत्पादन और खपत बढ़ाते हैं, ये सभी लोग अधिक या कम स्तर पर उन बौद्धिक तथा नैतिक गुणों की छाप से मुक्त रहते हैं जो राष्ट्र चरित्र को निर्मित करते हैं। राष्ट्र चरित्र को निर्मित करते हैं। राष्ट्र चरित्र के बारे में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र का किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय चरित्र उस देश की सैन्यकरण, अखंडता, अविचलता, शौर्य, अडिगपन, धैर्य, दूसरे देशों को संदेह की दृष्टि से देखना होता है। हम ये कह सकते हैं जैसे कि अमेरिका तथा ब्रिटेन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यानी विदेश नीति के संदर्भ में सैन्यकरण के रूप में, जैसे कि रूस और जर्मनी ने किया। इन दोनों देशों का जनमानस मूलतः सैन्यकरण के विरुद्ध है। इसका अमेरिका और ब्रिटेन का। रूसी राष्ट्रीय चरित्र की विशेषता उसकी अटलता, अविचलता, शौर्य, अडिगपन, धैर्य और विदेशियों के प्रति संदेह की भावना रखते हैं। बिस्मार्क ने रूसी कर्तव्यनिष्ठ और स्थिरता के दो उदाहरण दिए। 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाढ़ आई थी, किंतु उसके आने पर भी रक्षा करने वाले प्रहरी अपने स्थान पर खड़े रहे और बाढ़ में बह गए, किंतु उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। 1877 में इसी प्रकार सिपकी दर्रे में सैनिक अपने स्थान पर खड़े हुए बर्फ में दबकर मर गए। ये उदाहरण रूसियों के उस अविचल, अटल और अडिग निश्चय और दृढ़ संकल्प की और कर्तव्य पालन की भावना को सूचित करते हैं, जिसके कारण उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सैकड़ों मील भीतर घुसे हुए नाजी सैनिकों को अपने देश से निकाल भगाने में सफलता प्राप्त की थी। अमेरिका चरित्र की विशेषता है कि व्यक्तिगत प्रेरणा तथा आविष्कार की क्षमता, ब्रिटिश लोगों की कट्टरहीनता तथा साधारण सूझबूझ वे गुण हैं जो सदा ही प्रकट होते रहते हैं। भारतीय बड़े से बड़े अन्याय को दर्शन के आधार पर सह लेते हैं, परंतु विषम परिस्थितियों से जूझने की उसमें अपूर्व क्षमता है। जब जब भी किसी विशेष राष्ट्र के सदस्य व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कार्य में लिप्त होते हैं, तब तब उनका राष्ट्रीय चरित्र व्यक्त होता चलता है। सैनिकवाद का विरोध, अनिवार्य सैनिक नौकरी, स्थायी सेना की प्रतिवृत्ति अमेरिकन तथा ब्रिटिश राष्ट्रीय चरित्र के स्थायी तत्व हैं। रूस में सरकार के प्रभुत्वकारी शक्ति की आज्ञा पालन की परंपरा तथा विदेशियों के प्रति परंपरागत भय की भावना ने वहाँ की जनता को बड़े स्थायी सैनिक संगठनों को अपना लेने के लिए प्रेरित किया है। रूस, जापान, जर्मनी, इजराइल के राष्ट्रीय चरित्र ने शक्ति संघर्ष में उन्हें प्रारंभिक लाभ प्रदान कर रखा है, क्योंकि वे शांतिकाल में ही अपने राष्ट्रीय साधनों का एक बड़ा भाग युद्ध के यंत्रों में प्रयुक्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे परिवर्तनों के प्रति ब्रिटिश, अमेरिकन और भारतीय जनता की उदासीनता, विशेषकर राष्ट्र संकट के समय को छोड़कर वैदेशिक नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। पाकिस्तान की सैनिकवादी सरकार
अपने स्वयं के चुने हुए क्षण में युद्ध की योजना बना सकती है, उसकी तैयारी कर सकती है और उसको संचालित भी कर सकती है। भारत जैसे शांतिप्रिय राष्ट्र की सरकार इस प्रसंग में अपने आप को हानिकर परिस्थिति में पाती है, क्योंकि अपनी जनता के आंतरिक सैनिकतावाद विरोधी प्रवृत्तियों में वह बंधी रहती है। वस्तुतः तो जब वह युद्ध की घोषणा करती है तो प्राय शत्रु की इच्छा से बाध्य होकर ही उसे अपना ऐसा करना पड़ता है। मार्गन्थाव ने, जैसे कि हम ये पहले कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यवेक्षक को जो विभिन्न राष्ट्रों की आनुपातिक शक्ति का मूल्यांकन करना चाहता है, राष्ट्रीय चरित्र के गुण तत्व का ज्ञान रखना आवश्यक है। ऐसा न कर सकने की सफलता निर्णय और नीति की वैसी ही भूल का कारण बन सकती है जैसी भूल प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी की फिर से शक्ति संचय करने की क्षमता को कम करके आंकने से हुई थी। मार्गन्थाव के अनुसार वार्साय की संधि जर्मनी को राष्ट्रीय शक्ति के अन्य यंत्रों में बाधित कर सकती थी, जैसे भूमि, कच्चे माल के स्रोत, औद्योगिक क्षमता तथा सैनिक संगठन है, परंतु वह जर्मनी को उन तमाम चरित्र व बुद्धि के गुणों से वंचित नहीं कर सकते थे जिनके सहारे दो शताब्दियों में ही उसने वह सब कुछ वापस कर लिया जो कि उसने खो दिया। जगत में एकाकी रूप से सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। भारतीय संविधान के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत पर अमेरिका आक्रमण किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय महत्वाकांक्षा को चूर चूर करने का साहस आखिर किया ही। इसके लिए बहुत कुछ भारतीय चरित्र उत्तरदायी है। उदासीनता, सामंजस्य और सहिष्णुता की भावना, शांतिवाद एवं अहिंसा में आस्था, सामाजिक विषमता और एवं फूट भारतीय चरित्र की विशेषता है। एक सबल देश के नागरिकों में जो गुण होने चाहिए वे जैसे स्पष्टवादिता, अन्याय का प्रतिकार करने की भावना, पहल करने की क्षमता, ये भारतीय नागरिकों में आमतौर से कम पाए जाते हैं। इसी कारण चीनियों ने 1962 में, पाकिस्तान ने 1965 में भारत को झटका दिया, यानी भारत पर आक्रमण किया। जर्मन नागरिकों में जिस प्रकार के संगठन निर्माण की कुशलता पाई जाती है वैसी भारतीय नागरिकों में नहीं पाई जाती है। यह भी भारत की कमजोरी का एक कारण है। गांधी की अहिंसावादी विचारधारा ने भारतीयों के चरित्र शांतिवादी बना दिया है, जिससे समझौतावादी और तुष्टीकरण की विदेश नीति का उदय होता है। अब हम इसके बाद में नेतृत्व का अध्ययन करेंगे। नेतृत्व जो है राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेतृत्व में ही राष्ट्रीय शक्ति के अन्य सभी प्रकार आधार उचित दिशा निर्देशन पाते हैं। नेतृत्व शक्ति के अन्य तत्वों के विकास तथा अनुशीलन की प्रेरणा देता है। नेतृत्व अकेला भी कभी कभी इतना प्रभावशाली होता है कि वह शक्ति का एक स्वतंत्र तत्व माना जा सकता है। मार्गन्थाव के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति पर सैनिक नेतृत्व का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। नेतृत्व के प्रमुख रूप हम दो मान सकते हैं। उससे पहले हम ये कह सकते हैं नेतृत्व की अनुपस्थिति में राज्य की रचना भी नहीं हो सकती। दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत वाले नेतृत्व के बिना सुविकसित तकनीक की भी कल्पना नहीं की जा सकती है और ना ही उसके ना होने की स्थिति में राष्ट्रीय मनोबल का कोई अर्थ नहीं हो सकता। नेतृत्व के मुख्य रूप से दो कार्य हैं, यानी कि उसकी अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करता है। राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए भी उच्च गुणों वाले नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक होता है।
युद्ध में सैनिक नेतृत्व ने राष्ट्र शक्ति पर सदा से ही निर्णयात्मक प्रभाव डाला है। 18वीं शताब्दी में पर्शिया की शक्ति वास्तव में फ्रेडरिक महान की सैनिक योग्यता का विलक्षण गुण व युद्ध संबंधी चालों के लिए किए गए आविष्कारों की झलक मात्र ही तो थे। उसके बाद नेपोलियन ने पर्शिया की सेना को ध्वस्त कर दिया, जो उसे 1806 में जेना की लड़ाई के समय भी उतनी ही अच्छी और सबल थी जितनी कि फ्रेडरिक महान के समय थी। परंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्रेडरिक महान के पक्ष में लड़ने वाले सैन्य संचालकों में अपेक्षित सैनिक प्रतिभा का अभाव था। दूसरी ओर नेपोलियन जैसी अपूर्व प्रतिभा का नेतृत्व था। सन 1939 में जर्मनी की शक्ति का कारण हिटलर की प्रतिभा और नेतृत्व ही था। नेतृत्व का स्पष्ट प्रभाव युद्ध में देखा जा सकता है। भूतकालीन युद्धों से स्वार्थ भिन्न आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों के बीच ही नहीं लड़े जाते, अपितु उनके लपेट में असैनिक जनसंख्या भी आ जाती है। आधुनिक युद्ध का प्रभाव सर्वव्यापी होने के कारण जनजीवन का प्रत्येक पहलू उससे प्रभावित होता है। अतः ऐसी स्थिति में युद्ध में संलग्न राष्ट्रों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य में स्थिति सभी संसाधनों की रक्षा, विकास एवं उनका उचित उपयोग किया जाए। आधुनिक युद्धों में युद्ध निर्देशन एवं युद्ध नीति निर्माण का विशेष महत्व है। इसके लिए विपुल खाद्य सामग्री के भंडार, औद्योगिक कच्चे माल की रक्षा, औद्योगिक कारखानों का संचालन, राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाना आदि कार्य करने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं अर्थात ऐसे कार्यों का निष्पादन कुशल नेतृत्व के द्वारा ही हो सकता है। युद्ध काल में नेतृत्व का ही दायित्व होता है कि राष्ट्र की समुचित शक्तियों के बीच इस प्रकार का समन्वय बैठाया जाए जिससे युद्ध प्रयासों को समुचित रूप से संचालित किया जा सके। पश्चिमी एशिया में होने वाले अरब इजराइल युद्धों में इजराइल की सैनिक नेतृत्व ने सदैव अरबों को निराशित किया है। चीन में माओ के नेतृत्व का भी यही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का सुसुप्त शक्तियाँ एवं क्षमताएं गतिमान हो उठी है। चर्चिल के गतिमान नेतृत्व ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट दिया। ब्रिटेन को विजयश्री हासिल हुई। चर्चिल का यह कथन ब्रिटिश राष्ट्र में रक्त का प्रवाह कर देता है। हम समुद्री तटों पर लड़ेंगे, हवाई क्षेत्रों में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे, हम पहाड़ों में लड़ेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। शांति काल में भी एक देश में राजनीतिक नेतृत्व का राष्ट्र शक्ति के निर्माण में ठीक वही योगदान होता है जो युद्ध काल में सफल सैन्य व्यूहरचना का होता है। कूटनीतिक कौशल के कारण ही राष्ट्र का महत्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होता है। शक्ति के सभी तत्वों का कच्चा माल की तरह से उपयोग करके कूटनीतिक चातुर्य मानव निर्जीव तत्वों में शक्ति समझौता है। राजनयिक नेतृत्व ही अपने राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समन्वय लाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने राष्ट्र की शक्ति का चातुर्यपूर्ण ढंग से प्रदर्शन राजनयिक नेतृत्व की ही करता है। अतः राजनयिक सेवा में श्रेष्ठ, प्रवीण और चतुराई वाले व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि नेतृत्व में शांति काल में नेतृत्व नीति निर्माण करता है और नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और उन्नति करने के लिए प्रयास करता रहता है, यानी कि उसकी शक्ति में बढ़ोतरी करने का प्रयास करता रहता है। युद्ध काल में भी युद्ध का संचालन करता है, युद्ध में विजयी होने की लालसा भी रखता है, युद्ध काल में शक्तिशाली राष्ट्र से संबंध स्थापित करना चाहता है। यानी कि ये युद्ध काल में भी इसका कार्य रहता है नेतृत्व का। यदि अच्छा नेतृत्व है जैसे इंदिरा गांधी जैसे, तो हो सकता है कि वह दूसरे राष्ट्र का टुकड़े करके उसके अंदर ही आंतरिक कलह पैदा कर दे। मार्गंथाव के अनुसार युद्ध में सैनिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होती है। यानी शांति एवं युद्ध दोनों ही अवस्था में राष्ट्र शक्ति के कुशल संचालन में अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। स्टीवन रोजन और वॉल्टर जॉन्स ने अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में नेतृत्व के संदर्भ में लिखा है कि नेतृत्व वह शक्तिशाली तत्व है जो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों को गति प्रदान करता है। उद्देश्यों को प्राप्त
करने योग्य ढंग से परिभाषित करता है और रणनीति के मार्ग निर्धारित करता है। रणनीति के मार्ग निर्धारित करता है। शांति काल में एक देश में राजनीतिक नेतृत्व का राष्ट्र शक्ति के निर्माण में ठीक वही योगदान होता है जो युद्ध काल में सफल सैन्य व्यूहरचना का होता है। कूटनीतिक कौशल के कारण राष्ट्र का महत्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरता है। शक्ति के सभी तत्वों का कच्चा माल की तरह से उपभोग करके कूटनीतिक चतुर्य मानव निर्जीव तत्वों में शक्ति समझौता है। राजनयिक नेतृत्व ही अपने राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समन्वय स्थापित करता है। राजनयिक सेवा में श्रेष्ठ, प्रवीण तथा चतुराई वाले व्यक्तियों को ही कार्य करने का अवसर दिया जाता है। नेतृत्व वह शक्तिशाली तत्व है जो राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों को समझौता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य ढंग से परिभाषित करता है और रणनीतिक मार्ग का निर्धारण भी करता है। आज इतना ही। धन्यवाद।